हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। आज एनर्जी को समझेंगे, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद पे भी एनर्जी रखिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए। और जब आप खुद पे एनर्जी रखेंगे तब आप हार्ड वर्क कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे, और जब हार्ड वर्क करेंगे तब अपने एम को अचीव कर पाएंगे। तो एनर्जी रखिए, एम को अचीव करते रहिए। और स्टार्ट करते हैं एनर्जी। एनर्जी समझते हैं क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे हमने दो बॉल रखी हुई हैं, ए और बी, ऐसे चिपका के, बॉल ए और बॉल बी, कहीं भी मूव नहीं कर रही हैं अभी। अब हमने क्या किया, इस बॉल बी को यहां से उठाया और यहां पे रख दिया। अब हम इस बॉल बी को ऐसे आगे फेंकते हैं, इसको कुछ स्पीड देते हैं। जब बॉल बी बॉल ए के साथ कोलिजन करेगी तो ए पे फोर्स लगेगा और ये आगे डिस्प्लेस होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट किया बॉल ए ने, तो हम कहेंगे बॉल ए पे वर्क किया गया। और बॉल ए पे वर्क किसने किया? बॉल ए पे वर्क किया बी ने। पहले तो ये वर्क नहीं कर पाई, लेकिन जब हमने बॉल बी को स्पीड दी तब इसने वर्क किया। अब हम कहेंगे कि बॉल बी कैपेबल है वर्क करने के, इस पे कैपेसिटी है वर्क करने की। और कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको हमने क्या बोला? एनर्जी। लिखते हैं इसको, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसको ऐसा भी समझिए, पहले ये वर्क नहीं कर पाई, जब इसको मोशन में लेके आए बी को तब इसने वर्क किया। हमने उस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से इसने वर्क किया, उस प्रॉपर्टी को हमने बोला एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर रहा है, इसका मतलब उस पे एनर्जी है। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क है स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती इसकी। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो एनर्जी की भी क्या होती है? जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल। अगर डायमेंशंस की बात करें, वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं? ml2t-2। तो एनर्जी के भी वही होते हैं, ml2t-2। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड डायमेंशंस आर ml2t-2। अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहले बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखिए अब, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी है, अब किस वजह से एनर्जी है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से एनर्जी है? हमने बोला ये इस फॉर्म की एनर्जी है। जैसे 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 केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो हमने कहा इस एनर्जी को बोलो केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमने बोला ये है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे फैन चलता है, बहुत सारे डिवाइसेस रन करते हैं, तो हमने कहा ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे ही हमारे पास हीट एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं एनर्जी के। हमारे पास साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये पढ़ना है हमें डिटेल में। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे अभी डिटेल में। मैकेनिकल एनर्जी अभी बता देता हूं थोड़ा सा। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजिशन। मोशन और पोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज स्केल क्वांटिटी, SI यूनिट जूल, डायमेंशंस ml2t-2। डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी की। एनर्जी तो एनर्जी है, हमने कहा वो किस वजह से है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, वो बोल दिया ये एनर्जी की फॉर्म है। जैसे केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, ऐसे हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी बहुत सारी हमारे पास हो सकती है, जैसे मैग्नेटिक एनर्जी और भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
या पहले से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा और इसमें देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। आप एनर्जी को ना बना सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप बस उसका फॉर्म बदल सकते हैं। तो इसको ऐसा समझिए कि भाई इस यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है। भगवान ने एक कोटा भेजा एनर्जी का कि इस यूनिवर्स में इतनी एनर्जी रहेगी। उन्होंने एक कोटा भेज दिया उसका, ये इतनी रहेगी। आप ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस एनर्जी को ना कम कर सकते हैं, ना ही और एनर्जी बना सकते हैं, आप बस उसका फॉर्म बदल सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, फॉर्म कैसे बदलती है इसको ऐसे समझिए। देखो जैसे मैं साउंड सिस्टम की बात करूं तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एम्पलीफायर पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अच्छा, अभी बहुत जोर से साउंड चल रहा है, डीजे में नाचते हैं बच्चे, है ना, बहुत जोर से साउंड है, तो उसके सामने रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट वो वाइब्रेट करने लगता है, मोशन में आ गया, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगता है, बहुत जोर से साउंड बजे तो ऑब्जेक्ट ऐसे हिलने लगता है ना। तो पहले थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर्म बदल गया, साउंड एनर्जी, फॉर्म बदल गया, साउंड एनर्जी से वो क्या बन गई, क्योंकि मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट, तो मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए? पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर्म बदल गया, साउंड एनर्जी, फॉर्म बदल गया, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप बस उसका फॉर्म बदल सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक, हमें यहां जाना है मैकेनिकल एनर्जी, ये डिटेल में पढ़ना है। तो लिखिए अब मैकेनिकल एनर्जी। अब देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। लिखिए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन और पोजिशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें डिटेल में पढ़नी है आज, ये समझिए। पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था, एक बार उसको फिर से लेते हैं। यहां पे बॉल ए है और उसके साथ चिपका के हमने बॉल बी भी रखी, तो बॉल ए पे कोई वर्क नहीं किया गया, मतलब बॉल बी पे एनर्जी नहीं थी अभी। अब बॉल बी को हमने यहां से फेंका, इस बॉल ए पे फोर्स लगाया इसने, बी ने ए पे फोर्स लगाया और ए ने डिस्प्लेसमेंट किया आगे। इसका मतलब ए पे वर्क किया गया है, ये वर्क किसने किया? बी ने। ठीक, अब बॉल बी ने वर्क किया, ये कैपेबल है वर्क करने के, मतलब इसके पास एनर्जी आ गई। ये एनर्जी क्यों आई? मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से, स्पीड की वजह से ये एनर्जी आई। तो हमने कहा इस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन से आएगी उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा ये देखो, जैसे आपके पास विंडो है, ग्लास विंडो, कांच की, आप उसके सामने एक छोटा सा पत्थर लेके आओ और विंडो पे रख दो। ये सपोज कांच की विंडो है, ग्लास विंडो है, एक छोटा सा पत्थर ऐसे यहाँ पे रख दो, विंडो नहीं टूटती। लेकिन जब हम उसको जोर से फेंके विंडो पे, ग्लास विंडो पे, तो विंडो ब्रेक हो जाती है, ग्लास विंडो ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उस स्टोन के पास एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी? चलने की वजह से, मोशन की वजह से। तो हमने उसको क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? जैसे 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 मैं इस मार्कर को यहाँ हैंड पे रख रहा हूँ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं इसको थ्रो करूँ जोर से तो ये ज़्यादा हिट करेगा। ठीक, ये मेरे हैंड को थोड़ा पीछे ले जाएगा, जोर से फेंकू पीछे ले जाएगा, मतलब वर्क किया गया है, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ।
तो वर्क किया गया है, वर्क किया गया तो मतलब मार्कर के पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? मोशन की वजह से है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी। तो सीधा सीधा ध्यान में रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब एक्सप्रेशन निकालते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखिए इसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो हम समझ गए मोशन की वजह से जो एनर्जी है, लेकिन ये होती कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसको दो अलग अलग मेथड से निकालूंगा, पहले सिंपल और फिर कैलकुलस मेथड। पहले सिंपल मेथड देखते हैं। यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट में था, इसका मास है सपोज m, हमने इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया F, कांस्टेंट फोर्स टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, और हम देखते हैं कि S डिस्प्लेसमेंट जब इसने किया, S डिस्टेंस आगे निकल गया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। पहले कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी v हो गई। अगर वेलोसिटी v हो गई, वो चलने लगा, वेलोसिटी v हो गई, स्पीड v हो गई, इसका मतलब उस पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? तो जो हमने वर्क किया, इस फोर्स ने, ये फोर्स ने जो वर्क किया इसको आगे मूव कराने में, इस फोर्स ने जो वर्क किया, दिस वर्क हैज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। समझ गए यहां पे हुआ क्या? एक बार फिर से, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, m मास का, इनिशियल वेलोसिटी 0, हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया, ये आगे चलने लगा, स्पीड इसकी थोड़ी देर बाद v हो गई जब इसने s डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, इस पे कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, इस पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? हमने जो वर्क किया, मतलब इस फोर्स ने जो वर्क किया, इस फोर्स ने जो वर्क किया, दिस वर्क अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? ये वर्क जो है वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हम वर्क निकाल लें, इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो वही इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, कॉस 0 इज 1, वर्क डन एफ एस। कितना फोर्स आपने इस पे लगाया? फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास m है, a एक्सेलरेशन सपोज इसको मिला, m a इंटू डिस्प्लेसमेंट s, फोर्स इज m a s। ठीक है, अब देखिए नाउ एज वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक, हियर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो यहां क्या हो जाएगा? सो ये 0 हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, और वी कैन राइट इट एज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, ये यहां रख दो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा, सो वर्क डन, s को यहां रख दो, ma अपॉन, सॉरी ma इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, a से a गया तो w कितना आ गया? हाफ m v स्क्वायर। ये जो वर्क किया, दिस वर्क appears as kinetic energy of the object। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की? हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो वर्क किया, इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, जो वर्क किया इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, दिस वर्क appears as kinetic energy of the object and kinetic energy of the object is half mv square। एनर्जी कोई भी हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनर्जी कोई भी हो, एसआई यूनिट जूल होती है, डायमेंशन ml2t-2 ही होते हैं। तो इतनी बातें समझ गए। एक बार फिर से, जब हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मतलब इस पे काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? हमने जो वर्क किया, इस फोर्स ने जो वर्क किया, इसको रेस्ट से मोशन में लाने पे इस फोर्स ने जो वर्क किया, दिस वर्क अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको निकालने का दूसरा तरीका कैलकुलस मेथड, ये हो गया, ये ना W इक्वल टू एफ एस, F इक्वल टू एम ए। नाउ V स्क्वायर, एज वी नो दैट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2s, here U इक्वल टू 0 because object is initially at rest, so U इक्वल टू 0, put it here।
v square equal to 2s, so s will be equal to v square upon 2a. Put v square upon 2a, we will get w equal to work done equal to ma v square upon 2a. से गया mv square upon 2 half mv square. This work appears as kinetic energy of the object, so kinetic energy is half mv square. Now method 2, इसको निकालने का कैलकुलस मेथड, इसको हटा दूं, ये हो गया, ठीक है. कैलकुलस मेथड. अब काइनेटिक एनर्जी को निकालने का कैलकुलस मेथड देखते हैं. बस ऐसे ही, इजी है एनर्जी भी, लेकिन एनर्जी को समझने के लिए खुद पे भी एनर्जी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना. खुद पे भी एनर्जी चाहिए. चलिए ठीक है, एनर्जी आ गई सर. मेथड नंबर 2, कैलकुलस मेथड. देखो कैलकुलस मेथड से कैसे, स्मॉल वर्क डन हम निकाल रहे हैं पहले. स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट बाय ds. यहां पे हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट, मास इसका m है, इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया ds, ऐसे आगे निकल गए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds. तो स्मॉल वर्क कितना किया होगा? स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट बाय ds dw इज इक्वल टू f ds. f डॉट ds होना था ना, f डॉट ds, तो f ds cos थीटा. फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, सो f ds cos 0 इज 1. ये स्मॉल वर्क डन आ गया, ठीक. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स लगाया, कुछ एक्सेलरेशन होगा इसका, वो ये है. सो dw इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, ये हमने पढ़ा है. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक. अब देखो इसको यहां रख लो, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको m ds अपॉन dt लिख लो, इसको ds अपॉन dt और dv को आगे ले गए, ये ds अपॉन dt हो गया. नाउ dw इज इक्वल टू m ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी v. सो dw इज इक्वल टू mv dv. ये स्मॉल वर्क डन है, ये स्मॉल वर्क डन है. तो टोटल वर्क कितना होगा इसको s डिस्प्लेसमेंट देने में, टोटल वर्क. तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को, ये तो स्मॉल वर्क डन है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds देने में स्मॉल वर्क dw, हमें टोटल वर्क चाहिए s डिस्प्लेसमेंट देने में. तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को प्लस करते चले जाओ. प्लस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलस. सो इंटीग्रेशन ऑफ dw mv dv. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले तो रेस्ट में है, हमने इसकी वेलोसिटी v करनी है. तो इंटीग्रेशन ऑफ w इज इक्वल टू m कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहेगा ना. अब v dv इंटीग्रेशन कर दो v dv का, ये याद है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे x के प्लेस पे v है, पावर 1 है, तो v टू द पावर 1 प्लस 1 v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2. लिमिट लगा दो 0 टू v. लिमिट कैसे ओपन करते थे, अपर लिमिट v के इसके प्लेस पे v, तो v स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट इसके प्लेस पे 0 हो तो 0 हो जाएगा. तो क्या मिलेगा, हाफ mv स्क्वायर. एंड दिस वर्क अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. हमने कैलकुलस मेथड से भी निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ mv स्क्वायर. समझ गए, इतना क्लियर हुआ. हमने कैलकुलस मेथड से भी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली इस ऑब्जेक्ट की, हाफ mv स्क्वायर. अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे चलेंगे. अब आगे है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी देखो क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड. लिखिए, अब इसको नोट कर लिया था ना, कर लेना. वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है ये, देखो पहले लिख लें इसको, हाँ तब समझेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन on an object is equal to change in its kinetic energy. Work done on an object is equal to change in its kinetic energy. That is mathematical form. वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क किया गया, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इसको प्रूव करते हैं फिर से. वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करेंगे पहले कांस्टेंट फोर्स के लिए, उसके बाद वेरिएबल फोर्स के लिए। पहले कांस्टेंट फोर्स के लिए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है। तो समझिए इसको, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पहले चल रहा था u इनिशियल वेलोसिटी से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, ठीक। हमने इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स F, कांस्टेंट फोर्स F लगाया, ठीक। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फोर्स लगाने के बाद, पहले चल रहा था u वेलोसिटी से, हमने इस पे फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई सपोज v, वेलोसिटी कितनी हो गई? v, और डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया? s, ठीक। अब हम जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स, s डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हाफ m से सब जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू हाफ m 2s, हाफ m से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? देखो देखो, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर है इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले कितनी एनर्जी थी, यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है जब ये यू वेलोसिटी से चल रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जब वी वेलोसिटी से चल रहा है तब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज के एफ, हाफ एम यू स्क्वायर इज के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ एम टू ए एस, 2 से 2 गया एम ए एस, एम ए इज व्हाट? एम ए इज व्हाट? एम ए इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, force into displacement, force into displacement, and force into displacement is force इधर लगा, displacement इधर ही हुआ, cos 0 is 1, force into displacement is work done, so we can write it as W is equal to kF minus ki, work done on an object is equal to change in its kinetic energy, prove कर लिया, work done on an object is equal to change in its kinetic एनर्जी, ठीक है। समझ गए क्या हुआ यहां पे? ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था। अब करते हैं फॉर वेरिएबल फोर्स। अब फोर्स बदल रहा है, वेरिएबल फोर्स है, टाइम के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए कैसे करें? स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, एंड डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, force and displacement are in same direction, so f ds cos 0 is 1, so only f ds, this is a small work, is it clear? Yes sir, okay, ठीक है। now we can write f as mass into acceleration, force is mass into acceleration, now what is acceleration? dv upon dt, जैसा भी किया थोड़ी देर पहले बताया, ठीक। so dw is equal to ds upon dt, m ds upon dt into dv, dw is equal to ds upon dt is velocity, mv dv, वही फॉर्म में आ गया जो काइनेटिक एनर्जी के लिए किया था हमने कैलकुलस मेथड, ठीक है। हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी u से v करनी है। इससे पहले जो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन किया था कैलकुलस मेथड में, वो इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से v करनी थी, यहां पे u से v करनी है, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेट, u से v करनी है वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में जो कैलकुलस मेथड था, स्पीड करनी थी 0 से v, यहां पे करनी है u से v, u से v करनी है, u से v करनी है, बस ये चेंज है। mv dv, m इज कांस्टेंट, dw का इंटीग्रेशन पहले w आ जाएगा, m इज कांस्टेंट, v dv का v स्क्वायर बाई 2, u टू v, अब कैसे करना है? अपर लिमिट ये हाफ mv स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, माइनस पहले तो अपर लिमिट रखा ना, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, u इस v के प्लेस पे u लोअर लिमिट, तो m u स्क्वायर बाई 2 एंड m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2 इज अगेन, इसको यहां लिख लें, वर्क डन इक्वल टू दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज वैलिड फॉर बोथ कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स,
समझ आ गया ना, दोनों के लिए हमने कर लिया। ठीक, यहां तो मैथ्स हो गई। अब इसका फिजिक्स समझते हैं। फिजिक्स देखो, सपोज किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, पहले कम थी काइनेटिक एनर्जी, बाद में बढ़ गई, पहले थी सपोज 5 जूल और अब हो गई सपोज 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ये वर्क डन प्लस आएगा या माइनस आएगा, ध्यान दो। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई, तो वर्क डन कैसा आएगा, प्लस। वर्क डन कैसा आएगा, प्लस। और मैंने बताया था पहले आपको लेक्चर नंबर 1 में वर्क एनर्जी एंड पावर के, अगर वर्क डन प्लस है तो इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। दोनों को लिंक कर पा रहे हैं आपस में? एक बार फिर से, सपोज किसी ऑब्जेक्ट वर्क किया हमने और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब पहले कम थी अब बढ़ गई, तो वर्क डन कैसे आएगा, क्योंकि ये ज्यादा हो गया ये कम है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन प्लस हो जाएगा, वर्क डन प्लस हो जाएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वर्क डन पॉजिटिव, और मैंने इससे पहले बताया था अगर वर्क डन प्लस है तो इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहां पे अब केस नंबर 2, सपोज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पहले 5 थी अब 2 हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, पहले ज्यादा थी अब कम हुई है, अगर ऐसा है तो ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क डन मतलब, इससे पहले बताया था मैंने कि आपने एनर्जी ले ली है, क्या यही हो रहा है? पहले उसकी एनर्जी थी 5 जूल, वर्क किया, एनर्जी हो गई 2 जूल, कम हो गई एनर्जी, कम का मतलब आपने एनर्जी उससे ले ली। तो ओवरऑल फिर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पहले ज्यादा थी अब कम, वर्क डन नेगेटिव। और प्लस माइनस वर्क डन का मीनिंग मैंने इससे पहले भी समझा दिया था, अभी भी समझा दिया। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, नोट कर लो इसको, इसको नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 1 आप भी करते रहिए, देखिए आपका आंसर मैच करता है या नहीं। बॉडी ऑफ मास 4 kg, इनिशियली रेस्ट में है एक बॉडी, एंड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। करो करो करो, देखो क्या आता है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइंड करो क्या आया, करते रहो, देखो आपका आंसर करेक्ट होता है या नहीं। चलो करते हैं इसको। ये बॉडी ऑफ मास 4 kg, तो लिखते हैं यहाँ पे मास कितना है बॉडी का, 4 kg है, इनिशियली रेस्ट में है, सो u इज इक्वल टू 0, इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, फोर्स लगता है 16 न्यूटन का। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, वी तो हमारे पास, सॉरी एम तो हमारे पास है 4 kg, हमें फाइंड करना है वी, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। करें करें, वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी पहले, काम बन जाएगा। एम तो है ना 4, हाफ इज हाफ, एम तो 4 है, वी फाइंड करो। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये ऊपर क्यों जा रहा है, सीधे जाना है इसको। हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऐसे, 4 kg का है, इस पे फोर्स कितना लगाया हमने, 16 न्यूटन, और 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहां रखनी है। कैसे करें, अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस 80। v फाइंड करना है u, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है ना, इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस a, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा इनटू टाइम, कितने टाइम के बाद, 10 सेकेंड्स। सो 10a, v इक्वल टू यू प्लस 80, इनिशियली रेस्ट में, u इक्वल टू 0, a इज 10 है तो ये हो गया 10a। a फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, एक्सेलरेशन f इक्वल टू ma, सो a इज इक्वल टू f अपॉन m, acceleration is f upon m, so 16 by 4 it means 40 meter per second velocity। रख लो आप इधर, हाफ m is 4, v is 40 square, so k is equal to 2, 1600 3200 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक, v इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई किया, इनिशियली रेस्ट में था, u इक्वल टू 0, 10 सेकेंड्स के बाद फाइंड करनी थी। एक्सेलरेशन रखना, एक्सेलरेशन इज f अपॉन m, f इज 16, m इज 4, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 यहाँ रख लो, 1600, ये हो जाएगा 22 और 3200 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी 10 सेकेंड्स के बाद, ये समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास,
ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है तो इसका मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी 0. फाइंड द मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ओके, ठीक है. मास तो है हमारे पास, काम बन जाएगा. वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी आफ्टर 5 seconds. Find the momentum and kinetic energy of the body 5 seconds after it starts falling. Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, जी भी ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए करते हैं, कैसे करें. मोमेंटम फाइंड करो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो आफ्टर 5 seconds. तो उसके लिए वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी 5 seconds के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है. कैसे करेंगे फाइंड, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं इससे काम बनता है क्या. v आफ्टर 5 seconds इट इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0, a इज -10, ठीक, पढ़ा है हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में, g इज ऑलवेज -10 इनटू टाइम, कितने टाइम के बाद 5 seconds, सो v इज -50 मीटर पर सेकेंड. -50 माइनस क्या बता रहा है इसमें, माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक. मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो v इज 50 मीटर पर सेकेंड, सीधा सीधा. माइनस क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ चल रहा है, ये नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है. सीधा v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया, ठीक है. अब आगे देखो, इसमें v हो गया, मोमेंटम फाइंड करो, तो p इक्वल टू mv, m इज 1, v इज 50, सो मोमेंटम इज 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ इज हाफ, m इज 1, v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 2500, इट मीन्स 1250 जूल, 1250 जूल. इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 1250 जूल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 seconds, और आफ्टर 5 seconds उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. समझ में आ गया, ठीक है. अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया. थर्ड क्वेश्चन, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है जी, करते हैं इसको. बुलेट का मास है 50 ग्राम, तो पुलिस ऑफिसर फायर करते हैं एक बुलेट जिसका मास है 50 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट 50 इंटू 10⁻³ kg. अच्छा, बच्चे भूल जाते हैं, ग्राम में ही रहने देते हैं, तो बोलते हैं आंसर गलत आ गया सर. ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो. विथ 200 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से बुलेट निकलती है. ऑन सॉफ्ट फायर से बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ 200 ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड, एक प्लाईवुड पे, यह है प्लाईवुड जिसका थिकनेस भी दिया आपको 2 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर इसकी थिकनेस भी है 2 सेंटीमीटर. द बुलेट इमर्जेस, ये बुलेट है, बुलेट इमर्जेस, इमर्जेस यहां से बाहर निकलती है. जब बाहर निकलती है बुलेट तो क्या होता है इसके साथ, ये बुलेट हो गई. बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बाहर निकलती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जो यहां थी काइनेटिक एनर्जी इसकी, जब ये बुलेट बाहर निकलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10% हो जाती है इस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. अभी आपको क्या पूछा, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, किस स्पीड से यहां से बाहर निकलती है, ऐसे जा रही है लकड़ी के अंदर और बाहर, किस स्पीड से ये बाहर निकलती है, इमर्ज होती है, ये फाइंड करना है. करें, यस सर करें. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने तो फाइनल निकल जाएगी, फाइनल निकल जाएगी तो हाफ mv स्क्वायर, m हमारे पास अभी निकल जाएगा, तो इनिशियल निकालने के काम बन जाएगा. चलो जी इनिशियल निकाल लो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, व्हाट इज m, m इज 50 इंटू 10⁻³ इंटू v स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 200 स्क्वायर, 200 का 200 स्क्वायर आएगा ना, 2 to 4 इंटू 10⁴, 2 to 4 और 10⁻² थे, ये 4 हो गया. सो के आई इज इक्वल टू 25, ये 25 हो जाएगा, 25 4 100, 100 मीन्स 10⁻², 10⁻6, 10⁻³ मीन्स 1000 जूल. कर लेना भाई, कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी. 1000 जूल उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसका 10%, 10/100 इंटू 100, 10/100 इंटू 100 इसका 10% ना, तो 0,000 ये हो गया आपका 100 जूल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv, इसको कर देता हूं f, यही इमरजेंट स्पीड है हमारी, v फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू 100. तो इसको यहां कर लो, इसको यहां कर लो, इसको यहां ले जाओ, ये हो गया mvf स्क्वायर इज इक्वल टू 200, यहां चलेगी ना 200. सो vf स्क्वायर इक्वल टू 200 बाई m, ये है 50 इंटू 10⁻³ ठीक है जी. इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 4000
मीटर पर सेकंड, VF इक्वल टू अंडर रूट कर दो 4000 मीटर पर सेकंड। दिस इज इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। इस स्पीड से यहाँ से बाहर निकलती है, लगभग 63 के आसपास आएगा, देख लेना आप लोग परफेक्ट कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। बुलेट आ रही थी 200 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से बाहर निकलती है तो उसकी वेलोसिटी लगभग 63 मीटर पर सेकंड के आसपास हो जाती है, 63 मीटर पर सेकंड, ठीक, मीन्स अंडर रूट 4000 मीटर पर सेकंड, निकाल लेना जो भी आ रहा है। तो ये है इसकी इमरजेंट स्पीड, इतनी स्पीड से यहाँ से बाहर निकलती है, इमर्ज होती है सॉफ्ट प्लाईवुड से, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, तो ये था काइनेटिक एनर्जी। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी, अब लिखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं इसको भी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी पहले। इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मीनिंग है सर? देखते हैं, देखो अभी आ जाएगा समझ में। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फिर से एनर्जी कोई भी हो, स्केलर क्वांटिटी होती है और SI यूनिट जूल होती है, डायमेंशंस वही होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। देखो अभी मेरे पास ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में कोई वर्क नहीं कर रहा है, मेरे हैंड पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले गया, अब इसने थोड़ा सा मेरे हैंड को नीचे किया, कोई इससे भारी ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हो आप, ठीक है, मैं तो मार्कर एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने थोड़ा ऊपर किया, यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज की, अभी ये है ना इसकी पोजीशन, मैंने इसकी पोजीशन चेंज की, यहाँ ले गया इसको, पहले यहाँ पोजीशन थी अब यहाँ कर दी, तो जब यहाँ पोजीशन कर दी अब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो मेरे हैंड को ये नीचे ले गया, मेरे हैंड पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब मेरे हैंड ने अब वर्क किया। अगर इस मार्कर ने वर्क कराया तो अब इसके पास एनर्जी आ गई, पोजीशन बदल, अभी यहाँ पे नहीं थी एनर्जी लेकिन पोजीशन बदली, पोजीशन चेंज कर दी तो एनर्जी आ गई। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अभी बताऊंगा, पहले पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ गई उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको यहां ले गया और यहां पे जो इस पे एनर्जी है इसकी पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से, उसे कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, समझ गए इतना? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से समझते हैं, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आई वो पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आई वो भी पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कैसे, इसको ऐसे समझिए, यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, पोजीशन की वजह से तो समझ गए ना, फिर से समझा दूं, पोजीशन की वजह से, यहाँ कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझ जाना भाई, बेस है लेकिन आगे 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 तक चलने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी ये मार्कर यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, मैं ऊपर ले गया, अब थोड़ा सा मेरे हैंड को नीचे किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब अब ये वर्क करने के कैपेबल हो गया। अभी तो नहीं था, अब क्यों हुआ? पोजीशन चेंज करके हुआ, और पोजीशन चेंज करने, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट पे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कैसे होती है वो अब बताता हूं। यहां पे हमने एक स्प्रिंग ले ली और स्प्रिंग पे हमने एक मास लगा दिया, एक स्प्रिंग से एक मास अटैच कर दिया, समझ रहे हैं क्या हुआ? ठीक है, अभी देखो, और यहां पे रख दी हमने एक बॉल यहां पे रख दी, यहां पे एक बॉल, ये बॉल है, ठीक है। अभी ये बॉल कहीं मूव नहीं कर रही है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, इस मास को यहां ऐसे इधर लेके जाता हूं, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं और मैं इस मास को यहां लेके चले गया, इसको खिसका के मैं यहां लेके चले गया। इस स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, अब मैं यहां ले जाके छोड़ देता हूं। जब मैं छोड़ देता हूं, मैंने इसको यहां ले गया, मैंने इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे आगे आएगा जोर से और बॉल पे फोर्स लगेगा, बॉल आगे डिस्प्लेस करेगी, मतलब बॉल पे वर्क किया गया है, ये अगर वर्क किया गया है तो मतलब स्प्रिंग के पास एनर्जी आ गई। क्यों एनर्जी आई? उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक, तो इस एनर्जी को क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी।
इस स्प्रिंग के केस में इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे इसमें। फिलहाल फिर से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी पोजीशन या तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। स्प्रिंग के केस में फिर से समझो, जब ये मास यहाँ पे था, बॉल यहाँ पे थी, बॉल कहीं मूव नहीं कर रही थी, मैंने इस मास को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, अब छोड़ दिया। जब यहाँ डिस्प्लेस कर दिया था तो इस स्प्रिंग पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसने वर्क कर दिया, बॉल को आगे भेज दिया। इतनी बातें क्लियर हो गई। पहले पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब इस मार्कर को मैं यहां ले गया तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? कहां से आई इस पे पोटेंशियल एनर्जी? तो अब समझिए वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। कैसे सर? देखो देखो ध्यान से देखो, मैंने इसको यहां से यहां ले जाने में कुछ वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको मूव किया मैंने इसको यहां से यहां ले जाने में कुछ तो वर्क किया। सपोज मैंने इसको यहां से यहां ले जाने में वर्क किया 10 जूल, यहां से यहां ले जाने में मैंने इस मार्कर को यहां से यहां ले जाने में वर्क किया 10 जूल। तो जो 10 जूल मैंने वर्क किया वो वर्क कन्वर्ट हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस यहां पे आने पे, जहां से मैं इसको ले गया था, वापस यहां पे आने पे मुझे 10 जूल एनर्जी वापस करेगा। समझ गए? यहां से यहां ले गया, वर्क मैंने कितना किया? 10 जूल। 10 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब मैंने छोड़ा ये वापस मुझे कितना देगा? यहां पे उसी पोजीशन में आने में 10 जूल। यहां पे भी देखो स्प्रिंग, जब मैं इस मास को इधर ले जाऊंगा तो स्प्रिंग नहीं चाहती है इधर आए, थोड़ा जोर लगा के मुझे ले जाना पड़ेगा। मतलब मैंने कुछ वर्क किया इसको यहां ले जाने में। जो मैंने वर्क किया वो कहां गया? दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है स्प्रिंग के। ठीक, मैंने इसको छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी में बदला और फिर इसको आगे मूव करा दिया, वर्क डन हो गया। समझ गए यहां पे भी? तो ओवरऑल जो मैं यहां से आपको बताना चाहता था वो ये है कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन बदली, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोजीशन चेंज की, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ गए? ठीक, अब डिफरेंट टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे इस मार्कर को मैं यहां ले गया तो इसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आप 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और जो इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये पढ़ना है हमें आगे इस टॉपिक के बाद। तो ये डिफरेंट टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके लिए करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। देखो फिर से देखो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसका मास है सपोज m। मैं इसको यहां से यहां ले गया ऊपर, जैसे मार्कर को यहां से यहां ले गया, मैं इसको h हाइट ऊपर ले गया तो मैंने कुछ वर्क किया होगा, मैंने इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव किया। यहां से एक ऑब्जेक्ट को यहां ले जाने में कुछ वर्क तो किया होगा। जो वर्क किया होगा, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास। ठीक, तो मैं इस मास को h हाइट ऊपर ले गया तो मैंने कितना वर्क किया? वर्क डन इट इज इक्वल टू फोर्स, जो मैंने फोर्स लगाया होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? h डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ किया, f h cos 0, cos 0 इज 1। क्या होता है वर्क डन? f डॉट h f h cos 0, f डॉट s f s cos थीटा। इस केस में क्या है? फोर्स f ऊपर के लिए लगाया, डिस्प्लेसमेंट h cos 0, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही है। ठीक है, cos 0 इज 1। कितना फोर्स लगाया? देखो ध्यान से देखना, ये वाला कितना फोर्स लगाया मैंने इस पे ऊपर ले जाने में। इसको
इस मास पे इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड mg। मैं इसको अगर ऊपर ले जा रहा हूं जीरो एक्सेलरेशन से, ध्यान से सुनना, किससे? जीरो एक्सेलरेशन से, तो मैं इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ? mg, तभी इस पे नेट फोर्स जीरो। नहीं समझ आया? इस पे वेट कितना लग रहा है नीचे? mg। मैं इसको जीरो एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहा हूं, मतलब मैं भी कितना फोर्स लगा रहा हूं इस पे? mg, ऊपर की तरफ। तो मेरा फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, cos 0 is 1 mgh। मैंने इतना वर्क किया इसको ऊपर लेके जाने में। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी? U से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू mgh। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी मैंने बस आपको थोड़ा इफेक्ट दिया इसका, इसको और डिटेल में पढ़ने आगे, ठीक। तो जो वर्क किया मैंने इसको यहां से यहां लेके जाने में, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास एंड इट इज इक्वल टू mgh। h जहां से मैं इसको ले गया, ठीक है, वो हाइट जहां से मैं इसको ले गया। समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये बात क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया, तो एक बार फिर से पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। पोजीशन या कॉन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन कॉन्फिगरेशन की वजह से। टाइप्स देखिए हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh, h जहां से उसको लेके। पोटेंशियल एनर्जी वाटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। डैम में ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन घुमाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, ठीक है। तो मैंने बताया आपको पहले कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस उसका फॉर्म बदल जाता है। ना आप एनर्जी बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, उसका फॉर्म बदल सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई यहां तक। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, चलो लिखो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये क्या हुए? चलो देखते हैं ये क्या हुए। पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहले लिखते हैं इसको फिर समझते हैं। ए फोर्स इज सेड, a force is said to be conservative, a force is said to be conservative if work done by the force. A force is said to be conservative if work done by the force is independent of the path followed. जो वर्क किया फोर्स ने, वो जो पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता है अगर, तो फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो फिर से, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कैसे सर, क्या है इसका मतलब? इसको पहले जनरल, सपोज एक फोर्स ऑब्जेक्ट को ए से बी ले गया इस रास्ते से। हमने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट ए से बी पे चले गया, ठीक। सपोज हमने यहां पे वर्क डन किया, इस फोर्स ने वर्क डन किया 10 जूल। अब हम यहां से ले गए उसको ए से बी पे, यहां भी वर्क डन किया 10 जूल, यहां से ले गए ए से बी पे, यहां भी वर्क डन किया 10 जूल। किसी भी रास्ते से लेके जाओ, वर्क डन सेम है। इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलो किया उसके इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी लेके जाओ सेम वर्क, तो इस फोर्स को हम नेम देंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नेम देंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल, अभी सब्जेक्ट देखो, सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिखते हैं पहले, एग्जांपल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे ये पाथ के इंडिपेंडेंट है, देखते हैं, अब समझ में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। देखो यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक। हम इसको यहां से सीधा ऊपर यहां लेके चले गए, h हाइट ऊपर,
यहां पे, ठीक है, इस रास्ते से सीधा ऊपर, ऐसे सीधा ऊपर लेके गए। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा पहले ये लिख लेता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है कितना, mg। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है h। कॉस कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg h cos 180। cos 180 इज -1 माइनस mg h। कितना वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने? कितना वर्क किया यहां से यहां तक ले जाने में इसको? माइनस mg h। इसको थोड़ा मैं यहां लिख लेता हूं, माइनस mg h। समझ आया ना कैसे? फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, cos 180 हो गया -1 f इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h, माइनस mg h। अब यहां से नहीं लेके गए, इसका पाथ चेंज कर दिया। यहां से यहां तक ही लेके जाए ना, लेकिन पाथ बदल दिया। पाथ ऐसा कर दिया कि इसको पहले यहां ले गए, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, यहां, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहां और फिर इधर ला गए। ये वाला पाथ फॉलो किया, यहां से यहां, फिर इधर, 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 पाथ चेंज कर दिया। कोई भी पाथ बना लो आप, ऐसा ही, ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा भी कर लो, कैसा भी कर लो। अब देखते हैं अगर इस पाथ से जाएं तो कितना वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने। इस रास्ते से जाएं यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, करें इसको। यस, पहले ये वाली हाइट सपोज h1, ये हाइट सपोज s2 और ये ऊपर की तरफ s3, ये h2, ये s3 और ये h1। ठीक दिखाई दे रहा है? ये समझ जाओ बस, s2 h3 h1। मुझे बताइए h1 प्लस h2 प्लस h3 किसके इक्वल होगा? h1 प्लस h2 प्लस h3 h के इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू h। अब इस रास्ते से बात करते हैं, पहले यहां से यहां, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से यहां तक लेके जाने में फोर्स तो वही लग रहा है माइन mg और हाइट h1। माइनस क्यों आया? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, cos 180 -1 माइनस mg h1। अब यहां से यहां, यहां से इधर, यहां से इधर, डिस्प्लेसमेंट आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, एंगल 90, cos 90 0। यहां इस पार्ट में वर्क डन 0 हो गया। अब यहां से सीधा ऊपर, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mg h2। टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं ना हम, यहां से यहां जाने में टोटल वर्क डन। तो यहां mg माइनस mg h1, यहां से यहां तक वर्क डन 0 क्योंकि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहां से यहां तक माइनस mg h2। अब यहां से सॉरी ये वाला छूट गया, यहां से यहां ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, cos 90 0 गया, ये भी, यहां भी वर्क डन 0। अब यहां फिर से माइनस mg h3 आएगा और यहां से यहां फोर्स नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, एंगल 90, cos 90 0, वर्क डन 0। इसमें माइनस mg कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? h1 प्लस h2 प्लस h3, और h1 प्लस h2 प्लस h3 क्या है? h। सो वर्क डन इज माइनस mg h। सीधा गए तब भी वर्क डन माइनस mg h, यहां से यहां गए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg h। कहीं भी लेके जाओ वर्क डन विल बी ऑलवेज माइनस mg h। तो यहां पे हमने देखा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। थोड़ा यहां पे अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन समझ गए ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। किसी भी पाथ से लेके जाओ सेम वर्क करना पड़ रहा है, माइनस mg h। तो ऐसे फोर्स को हमने क्या नेम दिया? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। कहीं से भी जाओ माइनस mg h ही वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। कोई भी पाथ बना लो, मैंने तो ऐसा बनाया, आप इधर से बना लो, माइनस mg h ही आएगा वर्क डन। तो ये फोर्स है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, थोड़ा और इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख लें इसमें। तो ये किस पे डिपेंड करता है? बस इट डिपेंड्स ऑन, इट मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे पाथ के इंडिपेंडेंट है। एक और लाइन लिखते हैं,
एक और लाइन लिखते हैं, पहले लिख लें, हाँ पहले लिख लें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पहले लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर समझाता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ, ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। पहले समझाता हूं, देखो सपोज कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो मूव किया ए से बी, फिर आप उसको कंजर्वेटिव फोर्स उसको बी से ए लेके आया, पहले ए से बी लेके गया कंजर्वेटिव फोर्स, फिर बी से ए लेके आया कंजर्वेटिव फोर्स। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, फिर से समझो, पहले कंजर्वेटिव फोर्स एक ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके गया, फिर वो ऑब्जेक्ट को बी से ए लेके आया वापस उसी पॉइंट में, तो ये क्लोज्ड पाथ बन गया, क्लोज्ड पाथ, क्लोज हो गया ना, क्लोज हो गया, क्लोज्ड पाथ। तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक, अब देखें ऐसा क्यों, पहले समझ गए, यहां से गए यहां, कंजर्वेटिव फोर्स उसको यहां से यहां ले गया, फिर वापस यहां लेके आ गया, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अब समझते हैं ऐसा क्यों बोल रहे होंगे, देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को पहले आप यहां से ऊपर लेके गए जिसका मास m है, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस? h हाइट ऊपर लेके गए, m मास को h हाइट ऊपर लेके चले गए, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस mgh। कैसे आया सर, अभी तो बताया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेके जा रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, कॉस 180 माइनस 1, फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना लग रहा है? mg फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट h, सो माइनस mgh। अब उसको आप यहां से नीचे लेके आए, पहले तो यहां से ऊपर लेके गए, फिर यहीं से नीचे लेके आए, क्लोज्ड पाथ हो गया, यहां से ऊपर यहां से नीचे, पूरा क्लोज्ड पाथ हो गया। नीचे लाने पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो ऊपर ले जाने में था, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है नीचे लाने में? mg, ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg लगेगा ना इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी mg। ठीक, डिस्प्लेसमेंट नीचे ही कर रहे हैं, h डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉस कितना होगा इस केस में, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट नीचे, जब नीचे लेके आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, cos 0 इज 1, तो mgh नीचे लाने में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh नीचे लाने में, ऊपर ले जाने में माइनस mgh, टोटल वर्क डन कितना हो गया? mgh माइनस mgh जीरो। क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ऊपर ले जाने में माइनस mgh, नीचे लाने में प्लस mgh, टोटल वर्क डन जीरो। सो वर्क डन हम कह सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ समझ गए, यहां से ऊपर फिर वापस वहीं पे ला गए, क्लोज्ड पाथ, ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ठीक है जी, क्लियर हो गई, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, ये था कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ये क्लियर हुआ, हटा दो इसको। सो एक बार फिर से, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर क्लोज पाथ इज जीरो। अब आगे चलेंगे, लिखिए इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, समझ गए होंगे नॉन कंजर्वेटिव क्या हुआ, इसका उल्टा ही होगा। ठीक है, सेकंड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको लिखें, चलो लिखें, पहले लिखते हैं, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, इज सेड, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done by the force, a force is said to be non-conservative if work done by the force depends on the path followed, जो वर्क
किया फोर्स ने, अगर वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इफ वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, then we say the force is non-conservative. So force is said to be non-conservative if work done by the force depends on the path followed. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं. एग्जाम्पल हो गए इसके, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. समझाता हूं कैसे. फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स ये हम आगे पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स आगे आएगा. सो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी ये है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ये पाथ पे डिपेंड, जो ये वर्क कर रहे हैं वो वर्क पाथ पे डिपेंड करता है. कैसे, चलो देखते हैं, समझते हैं. यहां पे हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक, ऐसे सरफेस, कहाँ है सरफेस, ये है सरफेस, ये ऐसे सरफेस, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऐसे बता रहा हूं मैं, आप यहां लिंक करना, ठीक है. यह है ऑब्जेक्ट. ध्यान देना, हम इसको पहले यहां से बी पे लेके जा रहे हैं, ए से बी पे. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस. सपोज डिस्प्लेसमेंट एस किया हमने, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो हम इसको यहां लेके जा रहे हैं, फ्रिक्शन एक्ट करेगा इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर. इसको ऐसे समझो ना, मैं इसको यहां से बी पे लेके गया, ऐसे इसके ऊपर, ऐसे ए से बी पे, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, cos 180 -1, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस Fs. ठीक, अब मैंने पाथ बदल दिया, ए से बी पे ही लेके जा रहा हूं, लेकिन इस पाथ से यहां, तो क्या वर्क डन अब ज्यादा होगा, चेंज हो जाएगा. यस, अब फ्रिक्शन पूरे पाथ में लगेगा. समझ गए, नहीं समझे. यहां देखो, वर्क डन इज यहां इतने रीजन, ये इतने रीजन में पहले फ्रिक्शन लग रहा था जब मैं ए से बी पे लेके गया, लेकिन जब मैं यहां लेके जा रहा हूं यहां से ऐसे, तो फ्रिक्शन पूरा लगेगा पूरे पाथ के लिए, तो वर्क डन बदल जाएगा. ठीक है, वर्क डन बदल गया. और जब मैं यहां से लेके आया तो वर्क डन और चेंज हो जाएगा. नहीं आया समझ में, एक बार फिर से. पहले मैं ए से, यहां पे दिखाता, ए से बी पे लेके गया, ठीक है, ए से बी पे लेके गया, तो इतने ही रीजन का फ्रिक्शन मेरे को मिला. लेकिन अब मैं ए से बी पे ही लेके जा रहा हूं, पाथ चेंज कर दिया, तो अब पूरा फ्रिक्शन वर्क करेगा यहां से यहां तक, ऐसे ऐसे. समझ रहे हैं क्या हुआ यहां पे, क्लियर हो गई बात. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस Fs. जब मैं सीधा लेके गया तो माइनस Fs, लेकिन अब ये पूरा रीजन काम पे आएगा. सॉरी, ये तो नीचे गिर गया. अब ये पूरा पाथ का फ्रिक्शन होगा, पूरे पाथ का फ्रिक्शन होगा. ठीक, तो वर्क डन बदल गया. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हमने देखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. सीधा जा रहे थे तो फ्रिक्शन बस उतने रीजन का, जब पाथ बदल दिया तो फ्रिक्शन पूरे रीजन का आ जाएगा, तो वर्क डन बदल जाएगा. ठीक, ये बात क्लियर हुई. तो फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, एक और लाइन इसमें लिख लेते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो. इससे पहले देखा हमने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, while work done by non-conservative force over a closed path is not zero. कैसे समझिए फिर से, फ्रिक्शन वाला एग्जांपल. यहां से एक ऑब्जेक्ट को बी पे लेके गए, ए से बी पे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस Fs. ठीक, अब ए से बी पे, WAB. अब बी से ए पे लेके आए, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं. ए से बी पे लेके गए तो वर्क डन कितना किया फ्रिक्शन ने, ए से बी पे लेके गए, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर माइनस Fs, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे तो. ठीक, अब बी से ए पे लेके आए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, जब बी से ए पे लेके आए फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, अभी भी माइनस Fs. जब बी से ए पे लेके आए फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, मोशन के अपोजिट, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, अभी भी माइनस Fs. टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो, ए से बी तक लेके जाने में, बी से ए तक लेके आने में -2 Fs. क्या वर्क डन जीरो हुआ. कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने देखा था
कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन जीरो। लेकिन हमने देखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब होता है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो, जीरो नहीं आ रहा है। समझ गए ये भी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। Work done by conservative force over a closed path is zero, while work done by non-conservative force over a closed path is not zero. समझ गए इतनी चीजें? तो आज के लिए इतना ही काफी है इसमें, बाकी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।